हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और देखिए, हमने जो भारतीय संविधान की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें हमने टोटल जो है 23 जो है टॉपिक क्लियर कर दिए थे संविधान की। ठीक है, आप हमारी प्लेलिस्ट में भारतीय संविधान जो है उसमें देख सकते हैं। 30 वीडियोस अब तक उसमें मैं अपलोड कर चुका हूँ। और उसमें संविधान जो शुरुआत से लेके उसके अभी तक टोटल 4 भाग थे। पहले में आ जाता है संघ और उसके क्षेत्र था। तीसरा है मूल अधिकार भाग, राज्य के नीति। चौथे का क भाग जो है वो है मौलिक कर्तव्य। इतना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है उनके बारे में सब एक एक करके पढ़ा है। ठीक है, तो अब आते हैं हम संविधान के पार्ट 5 भाग 5। ठीक है, जिस जो है संघ के बारे में। पार्ट 5 यूनियन। ठीक है, और से लेके 151 तक। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट आ जाएंगे और वाइस प्रेसिडेंट आएंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये सेंटर के लिए सब, यूनियन मतलब केंद्र। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में आप पढ़ेंगे भाग 5 में। और ऑटोनी, ये कैग के बारे में पढ़ेंगे आप। ठीक है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम प्रेसिडेंट से। 52 से, आर्टिकल 52 से स्टार्ट हो जाता है भाग 5। तो शुरू करते हैं हम प्रेसिडेंट के बारे में इसमें जानना। जी कि जो प्रेसिडेंट होता है वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और चौथा जो होता है, एक और होता है, वो होता है प्रेस। ठीक है, उसे बोलते हैं चौथा स्वतंत्र, वो स्तंभ लोकतंत्र का। तो वो होता है प्रेस यानी मीडिया। तो देखिए, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के का सदस्य कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, क्योंकि जो है संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। सेम वैसे ही अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो सारे जो डिसीजन हैं वो राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों का वो सदस्य है। और भारत का पहला नागरिक भी राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है, और तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति बोलते हैं वो भी राष्ट्रपति है। जितने भी बड़े बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके जो भी सदस्य हैं वो सब प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से प्रेसिडेंट ही नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ है प्रेसिडेंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बने रहे चैनल के साथ और इस वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रेसिडेंट का। तो पढ़ लेते हैं, देखिए एक बार। एक मिनट सॉरी। ये देखिए, तो संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन है। और 52 से 78 तक क्या है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। ठीक है, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं देख लीजिए। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, यानी कि महान्यायवादी। देखिए, राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का राज्य प्रमुख होता है। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट जो है वो होता है प्रेसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसे राज्य का प्रमुख कहते हैं। और भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही होता है। और राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता का वो प्रतीक है। ठीक है, अब सीधे हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन वो होता कैसे है। अभी देखिए, जुलाई 2022 में अभी के जो प्रेजेंट हमारे राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो 10 या 12 जुलाई में जो है इलेक्शन होने हैं। तो अब हम जानते हैं कि कैसे इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। देखिए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो सबसे पहले हम जानते हैं कि निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती। ठीक है, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, मतलब जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, लेकिन जनता द्वारा जो चुने हुए हमारे विधायक हैं, सांसद हैं हमारे, वो लोग
राष्ट्रपति को चुनते हैं, यानी कि इसका जो चुनाव की प्रणाली है वो इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष से कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक निर्वाचन मंडल होता है, उसमें कौन कौन से भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। देखिए पहले तो संसद के जो दोनों सदन हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर। आप जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में सारे मेंबर जो हैं इलेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। दो मेंबर जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं और फिर उन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेटेड करता है। हालांकि इसे अब संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है, लेकिन राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं जिन्हें राष्ट्रपति नामित करता है, ठीक है, वो अभी भी हैं। तो इसलिए कुछ सदस्य तो ऐसे होते हैं जो बिना चुनाव के जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड करते हैं, ठीक है। तो उनको छोड़ के और राज्यपाल जिन्हें नॉमिनेटेड करते हैं स्टेट में, उनको छोड़ के जितने भी निर्वाचित हैं, जनता द्वारा निर्वाचित जिनका होता है, चाहे वो हम राज्य के विधायक बात करें या संसद के जितने भी सांसद हैं, वो सब इस निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। इसके अलावा देखिए केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, पुडुचेरी और अभी जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो उसे भी इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर भी इसमें तीसरा जोड़ दीजिए। इनकी विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, यानी कि निर्वाचित जो एमएलए हैं वो इसमें भाग लेंगे। तो आपको क्लियर है, एक बार फिर से दोबारा मैं रिवाइज करा लेता हूँ। लोकसभा के इलेक्टेड, ठीक है, राज्यसभा इलेक्टेड, विधानसभा इलेक्टेड, ठीक है। विधानसभा स्टेट में जितने भी हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश में है, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। तो इन सब के इलेक्टेड जो है सदस्य वो नियोजक मंडल में होंगे राष्ट्रपति के, वही वोट देंगे और उनके वोटों के आधार पर ही राष्ट्रपति चुना जाता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि विधान परिषद को आपको वहाँ गलत करना है, ठीक है। विधान परिषद का इसमें कोई भी काम नहीं होता और ना ही सारे सांसद और सारे विधायक जो है वोट देते हैं। अगर इस टाइप का भी ऑप्शन में मिलता है तो वो भी गलत है। अब आगे चलते हैं। देखिए इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य हैं, राज्य विधानसभा में मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद, द्विसदन है कि किसी राज्य में विधान परिषद भी होती है, तो वहाँ के सदस्य जो है चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत, वो वोट नहीं दे सकते, ठीक है। सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के वो मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेंगे, तो सिर्फ इसमें चुने हुए सदस्य ही भाग लेंगे, ठीक है, मनोनीत को भी नहीं ले सकता। अब देखिए इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते, ठीक है। एक ये लाइन भी आप ज़रूर अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। जब कोई सभा विघटित हो जाती है सॉरी, निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते उस स्थिति में, जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व ना हुआ हो, ठीक है। अब देखिए अब इस राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से है, साथ ही राज्यों तथा संघों के मध्य भी समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार से निर्धारित होती है, ठीक है। देखिए प्रत्येक राज्य में जितने भी एमएलए हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य, उनका जो वोट है वो सबका समान होगा, ठीक है। हर स्टेट का अलग अलग है कि वो पॉपुलेशन के आधार पर होता है। तो मतलब कि अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अभी 70 विधायक है, तो अगर जो एक विधायक का वोट का मूल्य होगा वही 70 का होगा, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 70 से। ऐसे हर स्टेट, हर केंद्र शासित प्रदेश में होगा, ठीक है। जितने मेंबर होंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक विधायक के
वोट के मूल्य से। तो अब देख लेते हैं। देखिए, इसे प्राप्त करने के लिए राज्य के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित होती है। जैसे प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक विधायक का मूल्य इसमें कितना दिखा रहा है। राज्य की टोटल पॉपुलेशन डिवाइड होगी टोटल निर्वाचित जो सदस्य हैं विधानसभा के उस राज्य में, ठीक है, गुणा 1000। अगर आप ये करेंगे तो आपको एक विधायक के वोट का मूल्य मिल जाएगा और उसके बाद आप जितने भी उस राज्य में विधायक हों उससे मल्टीप्लाई करके उस राज्य के जो है विधायकों के टोटल जो मतों का मूल्य है वो आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही संसद के लिए देखते हैं संसद में किस हिसाब से होता है। अब देखिए, संसद में प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों की मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। यानी कि टोटल संख्या जो है संसद की सदस्य की उससे हम भाग देंगे। किसे देंगे? जितने भी हम टोटल जो राज्य के कुल सदस्यों का जो है वोटों का मूल्य आएगा उससे डिवाइड करके टोटल जो सदस्यों की संख्या है संसद में। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। हालांकि मैं इस टॉपिक को अलग से बताऊंगा, ठीक है, राष्ट्रपति के इलेक्शन का, तो आप इसे भी छोड़ दीजिए। अब हम सीधे चलते हैं राष्ट्रपति। बस आप एक चीज़ जान लीजिए कि चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद अगर हो उसकी जांच और फैसला कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति इन दोनों के जो चुनाव से संबंधित विवाद का फैसला कौन करता है? वो सुप्रीम कोर्ट करती है। तो आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए जो अर्हताएं हैं यानी क्वालिफिकेशन, उसकी शपथ क्या है, उसकी शर्तें क्या क्या है। ठीक है, तो देखते हैं अर्हता। ये आर्टिकल 58 में है राष्ट्रपति की पद की अर्हता। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो पहला जो क्वालिफिकेशन है वो है भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ भारत का नागरिक ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो यानी 35 साल का भी हो तो भी वो प्रेसिडेंट बनने की योग्यता रखता है। लेकिन अगर 35 से कम है तो वह प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो। ठीक है, मतलब वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का उसमें योग्यता हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए चौथा जो है वह संघ सरकार में या किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में या अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पे ना हो। ठीक है, अब देखिए एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल और संघ और राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार वह राष्ट्रपति के लिए अर्हक उम्मीदवार होता है। यानी कि अगर कोई राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है या राज्यपाल हो या कोई मंत्री है, वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है अपने पद से इस्तीफा देके। कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें नामांकन के लिए जो उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, मतलब उसके नाम देने के लिए 50 मेंबर होने चाहिए जो उसका प्रस्ताव दे और उसमें 50 सदस्य होने चाहिए जो उसमें साइन करें, अनुमोदक। अब देखिए इसमें जमानत राशि कितनी है। आरबीआई में जमा करनी पड़ती है 15,000 राष्ट्रपति के पद के लिए जमानत राशि है। यानी कि 1/6 टोटल मतों के अगर कोई उम्मीदवार नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसके वो पैसे जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं आरबीआई के पास। ठीक है, मतलब वो पैसे उसे वापस नहीं मिलते हैं। ठीक है, और अगर 1/6 से ज़्यादा वो वोट ले लेता है तो उसके पैसे उसको वापस मिल जाते हैं। अर्थ है
जमानत राशि जब्त हो जाना मतलब 1/6 टोटल वोट्स के ना मिल पाना। चलिए अब देखते हैं, शपथ देख लेते हैं। आर्टिकल 60 यानी कि आर्टिकल 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो देखिए, राष्ट्रपति शपथ लेता है, प्रतिज्ञान लेता है। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI दिलाता है, और अगर वो नहीं तो उसके द्वारा कोई नामित सदस्य यानी कि दूसरा कोई वरिष्ठ न्यायाधीश वो दिलाता है, ठीक है, सदस्य। तो ये है। तो आप मेनली ये याद करिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को उसके पद की शपथ दिलाता है। और ये शपथ इस प्रकार है, देखिए इसमें लिखिए, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का शपथ दिलाता है। अगर वो अनुपस्थित है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करता है, इसी प्रकार शपथ लेनी होती है। अब देख लेते हैं, शर्तें देख लेते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो शर्तें ये हैं कि पहला शर्त देख लीजिए, वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी अगर वो सांसद है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर वो विधायक है तो भी उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, तो ही वो इलेक्शन लड़ सकता है। अब देखिए, दूसरा कह रहा है कि वह कोई अन्य लाभ के पद पे ना हो, ठीक है, तो वो लाभ के पद में भी नहीं होनी चाहिए। तीसरा है, उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास आवंटित होगा। ये शर्त है एक। निर्धारित उपलब्धि हो, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, ठीक। उसके उपलब्धि और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान जो होंगे कम नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी शर्तें हैं कुछ जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब वर्तमान में राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो है 5 लाख, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। हम सीधे अब देखते हैं पदावधि, महाभियोग और पद रिक्तता, ठीक है। तो पदावधि मतलब उसका कितना कार्यकाल होता है। तो सामान्यतः वो अपने पद धारण करने की तिथि से 5 साल तक जो है अपने पद में रह सकता है। इसके अलावा 5 साल के बाद भी अपने पद में रह सकता है जब तक कि राष्ट्रपति का चुनाव ना हो, ठीक है। यानी कि अगर कुछ टाइम लग रहा है, 5 साल से ज़्यादा लग जाता है, लेकिन इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो अपने पद में रह सकता है। लेकिन किसी भी कीमत में हो 6 महीने से ज़्यादा वो, मतलब 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है उसके 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। वैसे 5 साल तक ही होता है, ठीक है। और उससे पहले या तो अपना त्याग पत्र दे सकता है, ठीक है, या उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। करेंगे महाभियोग की, और भी क्या क्या पावर होती है प्रेसिडेंट की, उस सब की बात करेंगे, लेकिन उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो लंबी ना हो, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।